पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विथ एक बेसिक कि अभी तक हम लोगों ने कितने एलिमेंट्स की खोज कर रही है। हमारे साइंटिस्ट ने अब तक आज की डेट तक 118 एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं। कितने एलिमेंट्स? 118। अब इस 118 में से 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली अकरिंग है। कैसे? नेचुरली अकरिंग है, दे अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, 94। कितने? 94। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, ये पीवाईक्यू भी है आपका, ये पता है, ये पीवाईक्यू है आपका कि सर कितने एलिमेंट्स? 94 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अकर करते हैं। तो 118 हमारे टोटल एलिमेंट्स है। ठीक है, ये बेसिक है ना, स्टार्टिंग में फैक्ट बता दिया, आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। देखो, अब हमें स्टार्ट कर रहे हैं इस पूरे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले हमें कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है जिन्होंने कुछ टेबल दिए हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे डॉबरनर साइंटिस्ट। क्या नाम है सारे का? डॉबरनर, डॉबर्नियर, डॉबर डॉबर्नियर, डॉबर्नियर साइंट है ना, डॉबर्नियर आते हैं साहब हमारे। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये एक 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाते हैं। कितने एलिमेंट का? 3 एलिमेंट को ढूंढते हैं और उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, 3 एलिमेंट। ठीक है, और उनको किस बेसिस पे ग्रुप बनाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बेसिस पे ये देखते हैं। ठीक है, अब ये कैसे देख रहे हैं इसको थोड़ा देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि एक और बात मेरे को आपको बताना, ऑन द बेसिस हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पे उन्होंने जज किया था, और फिर उन्होंने जो एक ग्रुप बनाया था, इसको कहते हैं हम लोग ट्रायड। इसको कहते हैं हम लोग ट्रायड, ट्रायड कहते हैं, ट्रायड। ठीक है, इनको कहते हैं इस ग्रुप को ट्रायड। ओके, नेक्स्ट, अब ये ट्राइड का मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल डाल रखे हैं ट्राइड्स के ऊपर कि इन ट्राइड को इन्होंने कैसे, एक और बात बतानी है, इन ट्राइड को उसने क्या किया था कि इन्होंने बोला था उस 3 एलिमेंट्स में द एवरेज एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट बराबर होता है सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। इन्होंने इसके बेसिस पे इन्होंने कैलकुलेट किया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन्होंने पूरा अपना टेबल पे बेस था उनका टेबल का पूरा, मतलब प्रिंसिपल था, वो था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास। किस पे इन्होंने अरेंज किया था? एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास पे अरेंज किया था। ठीक है, और ये बेस था कि अब ये कैसे, देखो, यहाँ पर एक नाइट्रोजन दिख रहा है, फॉस्फोरस दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है एस आर्सेनिक। अब देखो, ये तीन हमारा मिलके एक ग्रुप बना रहा है, एक ग्रुप बना रहा है, 3 एलिमेंट्स हैं तो एक ग्रुप हो गया। अब बोला है कि इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का और आर्सेनिक का एटॉमिक मास फॉस्फोरस के बराबर होगा। तो देखो, इसका एटॉमिक मास यहाँ पे लिखा हुआ है 14 और 74.9, 74.9 और 14, इसको सम करोगे, इसको जब आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो रफली 31 के आसपास आएगा, 31 के आसपास आएगा, जो कि किसका एटॉमिक मास है? फॉस्फोरस का है। सिमिलरली कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम, इसमें भी अगर आप देखोगे कैल्शियम और बैरियम का निकालोगे तो आप डिवाइड बाय 2 करोगे, एवरेज निकालोगे तो स्ट्रोंशियम के बराबर आएगा। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था, इसको कहते हैं ट्रायड। ट्रायड किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ग्रुप इन विच 3 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, इट्स नोन एज ट्रायड। इन्होंने ऐसे ट्राइड्स दिए थे, तो ट्राइड इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से दिए थे? इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का एक ट्राइड था, लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ट्राइड था, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम का एक ट्राइड था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का एक ट्राइड था, और NPAS का एक ट्राइड था। ये आपको ट्राइड याद रखने हैं क्योंकि CAPF का क्वेश्चन है ये वाला। ये है PYQ CAPF का PYQ है, कौन सा इनमें से ट्राइड है डॉबर्नियर का? ये ऑप्शन में आपको, मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऑप्शंस दे रखे थे। ठीक है, तो आपको ट्राइड नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस टेबल का आप फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो,
और या तो आप इसे लिख लेना अच्छे से नोट्स में, सर ये ट्रायड है। ठीक है, तो ये डॉबरनेट ने बस इतनी बात बोली थी। अगले साइंटिस्ट आए इसके बाद हमारे पास, न्यूलैंड। कौन से साइंटिस्ट आए? सर न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या कहा था? सेम, इनका जो प्रिंसिपल था अरेंज करने का एलिमेंट्स को, पहले तो वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, इनका भी एटॉमिक मास पे अरेंज किया था इन्होंने। सेकंड, इनके वक्त टोटल टोटल 56 एलिमेंट्स नोन थे। टोटल 56 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि सर एवरी एट्थ एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एवरी एट्थ एलिमेंट हैज द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट, इन्होंने ये बोला था। ठीक है, हर आठवें एलिमेंट की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी उसके फर्स्ट एलिमेंट के जैसे। जैसा क्या बोल दिया, देखो यहां पर एक मैंने एग्जांपल लिया, लिथियम। अब लिथियम के बाद कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगला कौन सा आया? सोडियम। तो मतलब लिथियम और सोडियम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है शो करते हैं। क्या है सर? दोनों, पहली बात तो सर एल्कली मेटल्स हैं, दोनों पहली बात तो सर एल्कली मेटल्स हैं, दे आर एल्कली मेटल्स। एल्कली क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल बेसिस, एल्कली मेटल्स हैं। एंड सेकंड, क्या बोलूंगा मैं? सर ये वाटर सॉल्युबल बेसिस है, वाटर सॉल्युबल बेसिस वही एल्कली है ना, वाटर सॉल्युबल बेसिस भी है ना। तो ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसे इन्होंने ये बोला। ऐसे ही बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ शो कर रहा है। ठीक है, तो दे ऑल आर व्हाट? ऑक्टेव्स। इन्होंने इनको ऑक्टेव्स कहा था, और इन्होंने इसी को एक म्यूजिक के फॉर्म में अरेंज कर दिया था। एक म्यूजिक के नोट होते हैं ना, म्यूजिक के नोट्स, सारे गामा पा नी सा, ये सब होते हैं सारे गामा, तो उनको इसमें अरेंज कर दिया था। जैसे देखोगे, सा रे गा मा पा दा नी, इनको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया इसलिए, क्योंकि नोट्स के फॉर्म में अरेंज है म्यूजिक के, इसलिए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इनके ड्रॉबैक क्या थे? तो ड्रॉबैक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इनका ड्रॉबैक क्या था। तो ड्रॉबैक पहला तो यही था, पहला ड्रॉबैक इनका ये था कि देखो, जो कोबाल्ट एंड निकल है, उन्होंने इसको एक साथ प्लेस कर दिया, प्लेस इन सेम ग्रुप, है ना, एक साथ कपल कर दिया, जबकि इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है कोबाल्ट एंड निकल। एज वेल एज देखो, इन्होंने फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन, इनको कोबाल्ट एंड निकल के साथ रख दिया। तो मतलब दे आर ऑल हेलोजेंस, व्हाई दे आर प्लेस्ड विद कोबाल्ट एंड निकल? ये तीन तो हेलोजन है, लेकिन ये थोड़ी है, तो इनको भी एक साथ रख दिया। इसलिए इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास दो साइंटिस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्या? पहला सर डॉबर्नियर साइंटिस्ट हो गया, दूसरा सर न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स हो चुके हैं। ऑक्टेव्स मतलब देखो, ऑक्टेव्स क्यों कहा था? ऑक्टेव्स का मतलब आठ होता है ना, ऑक्टेव्स का मतलब आठ होता है। और इन्होंने बोला भी है, एवरी एट एलिमेंट हैज द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और किसके बेसिस पे अरेंज किए थे? एटॉमिक मास। और इसने भी एटॉमिक मास पे अरेंज किया था, एटॉमिक मास। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ, एक साइंटिस्ट आए हमारे पास, अभी इसको मत देखो इस टेबल को, थोड़ा उससे पहले समझो। एक साइंटिस्ट आए हमारे पास, उनका नाम था मेंडलीव। उनका क्या नाम था? मेंडलीव। जब मेंडलीव आए, तो उस वक्त उनके जमाने में 63 एलिमेंट्स नोन थे। सिर्फ 63 एलिमेंट्स के बारे में जनता जानती थी, जनता जनार्दन सिर्फ 63 एलिमेंट्स के बारे में जानते थे। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या प्रिंसिपल पे अरेंज किया एलिमेंट्स को? इन्होंने भी क्या प्रिंसिपल पे अरेंज किया? पहला वही है, ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम पे इन्होंने अरेंज किया। ठीक है, दूसरी बात, सर इन्होंने कुछ अलग किया था क्या? नहीं, इन्होंने अलग नहीं किया था। इन्होंने एक बड़ी बात ये कह दी थी कि इन्होंने इस पे तो अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बट
इन्होंने कुछ आगे के लिए स्पेस खाली छोड़ दी थी, बड़े दूरदर्शी थे, इन्होंने स्पेस वॉइड छोड़ रही थी फ्यूचर के लिए, ताकि अगर कोई आगे वाले एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो वो वहां पे जाके सेट हो जाएगा। और हुआ भी है कि आगे आगे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और उनकी जगह पे वहां पर वो सेट भी हुए। और इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को बताया भी था जो आगे आगे प्रेडिक्ट हुए फ्यूचर में, वो थे ये एका बोरोन। ये आगे जाके फ्यूचर में प्रेडिक्ट हुए, ठीक है। तो मैंने बोला ना जगह छोड़ रही थी, ये इनके लिए जगह थी, एक मान के चलो एका बोरोन। एका बोरोन का मतलब ये नाम है इस प्रेडिक्ट एलिमेंट का, और इसका असली नाम था बाद में जाके हुआ स्कैंडियम। मतलब एका बोरोन को स्कैंडियम कहा गया, एका एल्यूमिनियम को एका एल्यूमिनियम को गैलियम कहा गया, गैलियम, ठीक है। एका सिलिकॉन को एका सिलिकॉन को क्या कहा गया, जर्मेनियम, ठीक है। तो एका बोरोन को स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम को जर्मेनियम, एका सिलिकॉन को सॉरी एका एल्यूमिनियम को गैलियम एंड एका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहा गया। तो ये आगे जाके फ्यूचर में जगह पे सेट हो गए। तो देख रहे हो कितने अच्छे से उन्होंने बता दिया था कि आगे जाके ये ऐसे सेट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इनको काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है, तवज्जो दिया जाता है, इनकी काफी वैल्यू है, ठीक है। साइंटिस्ट समाज में इनकी काफी अच्छी वैल्यू है। उसके बाद इन्होंने एक और बात बोली थी कि एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल इज इज पीरियोडिकली, मतलब एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज पीरियोडिकली या पीरियोडिकली, या फिर बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, ऐसे बोल दो एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, ठीक है। तो इनके बारे में याद रहेगा, ठीक है। अब इनके ड्रॉबैक्स, सर इनके ड्रॉबैक्स क्या है, जब ये इतने महान साइंटिस्ट थे तो इनके ड्रॉबैक्स कैसे आ गए, सर ड्रॉबैक्स तो थे क्योंकि आगे जाके और एलिमेंट डिस्कवर 63 तो है, अभी अभी तो 118 है आज की तारीख में, तो कितने सारे एक्स्ट्रा डिस्कवर हुए। तो ड्रॉबैक्स तो है इनके। पहले इन्होंने हाइड्रोजन की जगह के बारे में नहीं बताया था कुछ भी, हाइड्रोजन प्लेस इज नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। इसको इन्होंने सही से नहीं रखा हुआ था हाइड्रोजन को। उसके बाद आगे जाके डिस्कवर हुए थे आइसोटोप्स, आइसोटोप्स डिस्कवर हुए थे, आइसोटोप्स की प्लेस भी काफी ज्यादा बेग हो गई, मतलब इनकी वजह से आ नहीं पाए वो आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, मैंने बताए थे एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या होता है डिफरेंट मास नंबर। मैंने इनकी एक केमिकल प्रॉपर्टी भी आपको बताई थी, एक मतलब एक चीज बताई थी इसके बारे में कि इनकी प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट। इनके पास क्या होता है, सेम, सेम तो सर इनकी होती है केमिकल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये याद रहेगा इनके ड्रॉबैक्स। एक तो हाइड्रोजन की प्लेस के बारे में श्योर नहीं था, और एक आइसोटोप डिस्कवर हो गए थे आगे जाके, ठीक है। आगे अब ये है हमारी आज की टेबल, इसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसे क्या कहते हैं हम लोग, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको डिस्कवर किया था हमारे साइंटिस्ट का नाम है हेनरी मॉसले, हेनरी मॉसले। इन्होंने डिस्कवर किया था और किस बेसिस पे, प्रिंसिपल पे, एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे। सब लोग अब तक एटॉमिक मास पे कर रहे थे, इन्होंने बताया था कि भाई एटॉमिक मास सब बेकार है, एटॉमिक नंबर पे जाओ, एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाओ। तो इन्होंने एटॉमिक नंबर पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। सो अगर बोलूं एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एलिमेंट्स in atomic table is periodic function of their atomic number. Yes, they are periodic function, continuously एक के बाद दो, they are periodically arranged है, तो yes it is correct। तो देखो अब इस आपको समझनी है पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें जो ये वाली लाइन होती है, कौन सी वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है, ये वाली, ऐसे करते जितने जा रहे हो आप, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको कहते हैं पीरियड, पीरियड्स, ठीक है। PEREODS, ठीक है, पीरियड्स, ठीक है। और PREODS, ठीक है, पीरियड। अब मूविंग फ्रॉम टॉप टू डाउन, इसको जो ऐसे आप जा रहे हो एक के ऊपर, इसको कहते हैं हम लोग ग्रुप, इसको कहते हैं हम लोग ग्रुप, क्या कहते हैं, ग्रुप, ठीक है। टॉप टू डाउन। सो देर आर हाउ मेनी, पहला क्वेश्चन आता है, देर आर हाउ मेनी पीरियड्स एंड हाउ मेनी ग्रुप्स। सो सर देर आर 7 periods and 18 groups,
कितने 18 ग्रुप्स हैं सर और 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो काउंट कर लो। एक तो ये हो गई पूरी, एक दो तीन चार पाँच छः 7 पीरियड हो गए। और कितने हैं ग्रुप? 18 ग्रुप हैं। ठीक है। अब जो ग्रुप वन होता है, कौन सा? ग्रुप वन, ये होता है एल्कली मेटल के लिए। उनके लिए, किसके लिए? एल्कली मेटल्स। ठीक है। और जो ग्रुप टू है, मतलब सारे इसके अंदर एल्कली मेटल्स हैं, देख रहे होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सारे होते हैं एल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप टू है, ये ग्रुप टू में होते हैं हमारे सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। और जो ये जिगजैग लाइन दिख रही है, ये जो जिगजैग लाइन दिख रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली दिख रही है लाइन, जिगजैग लाइन, ये वाली जो अच्छे से दिख रही होगा आप, ये वाली देख, ये ब्लैक लाइन, ब्लैक, ब्लैक वाली, ब्लैक वाली, ये जो लाइन है, ये सेपरेट करती है मेटल्स को नॉन मेटल से। मतलब इसके इस साइड पे, इस लाइन के, आपके, आप इसको देख रहे हो, इस लाइन को देख रहे हो, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड, आपकी लेफ्ट हैंड साइड सारे होते हैं मेटल्स, ये सारे होते हैं मेटल्स। और आपके राइट हैंड साइड ये सारे होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है। ये सारे होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है। और जो ग्रुप 18 है, इस ग्रुप 18 को देखो। ग्रुप 18 जो है, ये किसका ग्रुप है सर? ये नोबल गैसेस। नोबल गैसेस। नोबल गैसेस किसमें सर? ग्रुप 18 में। कितनी नोबल गैसेस हैं सर टोटल? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन एंड ओगनेसन। टोटल 7 नोबल गैसेस। कितने नोबल गैसेस सर? 7 नोबल गैसेस। तो हमारे पास 7 नोबल गैसेस हैं। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ग्रुप 17 देख, कौन सा ग्रुप? 17। एक सेकेंड। ग्रुप 17 ये रहा, ग्रुप 17। ग्रुप 17 में अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिन एंड टेनिसिन, ये सारे जो भी हैं हेलोजेंस। तो ग्रुप 17 होता है हेलोजेंस का। ग्रुप 17 किसका होता है? हेलोजेंस। ग्रुप, ओके, अब ये देखो, ये जो थोड़ा पिंक कलर के जो हैं, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सारे हमारे पास जितने पिंक हैं वो हैं मेटलॉइड्स। इनको कहते हैं दे आर मेटलॉइड्स। दे आर नॉट, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, तो इनको कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई इतनी बेसिक? ओके। एक बात और बता देता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास है बेरिलियम, और बेरिलियम का बस मेरे को एटॉमिक नंबर गिवन है, जो कि होता है 4। 4 है, ये रहा एटॉमिक नंबर, सब पे टॉप पे एटॉमिक नंबर है सबका, 1 2 3 4 है ना। ये इसका 5 है, इसका 6 है, ये एटॉमिक नंबर है। अब एटॉमिक नंबर अगर 4 है, तो इसको मैं अरेंज कैसे करूंगा? शेल्स के हिसाब से, के एल, तो मतलब इस पे 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन और इस पे भी 2 आएंगे। तो ये टोटल नंबर बताता है, जैसे के और एल, तो इसका मतलब ये जो टोटल बताता है, ये बताता है हमें, ये हमें बताता है कौन से पीरियड में आ रहा है। तो कौन से पीरियड में आ रहा है? 2 नंबर, क्योंकि दो ही तो है, के और एल शेल, 2 पीरियड। और ग्रुप कौन सा है? जो लास्ट शेल है वो बताता है ग्रुप। तो ग्रुप कौन सा है? दूसरा ग्रुप, दूसरे ग्रुप में आ रहा है। अगर आप इसे पता भी कर सकते हो, बताने चले, ठीक है। और अगर जब लास्ट शेल 3 हो जाए, 2 से ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए, तो ग्रुप फाइंड करने के लिए आप उसमें 10 ऐड कर देते हो, +10। और पीरियड तो शेल से टोटल फाइंड होएगा। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम ले लेता हूँ। तो सोडियम 2 8 8 9 10 और 1 1। तो बताओ टोटल, ये तो हमें बताएगा शेल्स की सर पीरियड कौन सा था, 3 पीरियड। और ग्रुप के लिए इसमें तो एक ही है, तो इसलिए तो ग्रुप 1 ही हो गया है, तो ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ले लेते हैं, एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम का कितना है सर? 13। तो एल्यूमिनियम 2 8 9 10 और 13, ठीक है सर। पीरियड कौन सा है सर? पीरियड तो सर 3 है। ग्रुप के लिए सर 3 आ गया है, तो ग्रुप के लिए 3 आ गया है, तो मतलब सर मैंने बोला 10 ऐड कर दो, तो 10 + 3 13। तो 13 नंबर के ग्रुप में है। यस सर, 13 नंबर के ग्रुप में है। तो अगर आप ऐसे इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, कौन से पीरियड में आ रहा है, कौन से ग्रुप में आ रहा है, आप इसके एटॉमिक नंबर को देख के बता सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे ट्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहला ट्रेंड आता है वैलेंसी के बारे में। यहाँ पे वैलेंसी नहीं दिया हुआ है, मैं बताता हूँ वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी के बारे में ट्रेंड सबसे पहले समझेंगे तो बहुत ही इजीली। पहले तो वैलेंसी होती है कैसे? तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंस, वैलेंसी, है ना। कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है सर? इन ग्रुप, ग्रुप में सर वैलेंसी रिमेन सेम।
सर वैलेंसी सेम होती है ग्रुप्स में, ये लिख लेना। और पीरियड में क्या होता है सर, पीरियड में क्या होता है सर, वैलेंसी सर पहले इंक्रीज होती है 1 to 4, एक से लेकर 4 तक इंक्रीज होती है, देन डिक्रीजेस टू 0। ठीक है, ये वैलेंसी के बारे में। कि सर ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है, पीरियड में पहले 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज होती है, देन डिक्रीज होती है 0 तक। अब इसको देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला सर ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है, तो ये रहा मेरा ग्रुप 1। क्या इसमें वैलेंसी सेम है? चेक कर लेते हैं, लिथियम और सोडियम को लेकर। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो 2 और 1 3। वैलेंसी आउटर मोस्ट ये बताएगा, 1 है तो मतलब 1 लूज कर देगा, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई वैलेंसी। अगला देखो 11, 2 8 9 10 1। ठीक है, वैलेंसी कितनी हो गई इसकी भी? 11। तो मतलब हाँ, सर वैलेंसी जो है ग्रुप्स में सेम रहती है, मैंने ये देख लिया। और बट सर पीरियड्स में इंक्रीज होती है 1 से लेकर 4 तक। जैसे देखो कैसे इंक्रीज हो रही होगी। अभी ये मान लो इन दो एलिमेंट को मैं ले रहा हूँ पीरियड में, ठीक है। तो 2 और 1 8 है, और एक हो गया इसका। और दूसरे का एग्जाम्पल मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 9 10 2। इसकी वैलेंसी हो गई 1, इसकी वैलेंसी हो गई 2। और देखो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, हो जाएगी कि नहीं? 4। अब 4 के बाद देखो इसकी वैलेंसी देखो, 4 तक मैंने बोला था इंक्रीज होगी। 2 8 9 10 और 1 5, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? अब थोड़ी इंक्रीज होगी 4 का, अब डिक्रीज हो रही है। कितनी हो रही है? 3 हो रही है वैलेंसी। तो मतलब वही बात होगी। बात क्या होगी? क्योंकि ग्रुप में वैलेंसी हमेशा सेम रहती है, एंड पीरियड में 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज होती है, देन डिक्रीज हो जाती है 0 तक। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा? ओके। अब देखो एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? ये एटम है मेरा, ठीक है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे न्यूक्लियस है छोटा सा। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? ये पूरा एटम का यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक, यह इसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा रेडियस है इलेक्ट्रॉन तक। अब जैसे जैसे अगर आप जाओगे ग्रुप में, ऐसे से नीचे तक जाओगे, तो आपको नहीं लगता सर सेल्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, के एल एम। तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा ग्रुप्स में नीचे जानते वक्त। ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियाई, अगर आप ग्रुप में जाओगे तो इंक्रीजेस, तो इंक्रीजेस। बट बट अगर आप बट अगर आप पीरियड्स में जाओगे तो डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर पीरियड्स में क्या हो रहा है ना, एटॉमिक जो रेडिया है वो कांस्टेंट है, मतलब शेल्स बढ़ नहीं रहे, शेल्स वही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस का, वो बढ़ता जा रहा है। अब जब न्यूक्लियस और स्ट्रांग हो रहा है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो रीजन क्या होगा छोटे ने का? सर बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीजेस, ये इसका रीजन है छोटे होने का। नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडिया खत्म, बैलेंसी खत्म, आयनिक रेडिया। अब आयंस आयंस का फॉर्मेशन। अब आयंस का अगेन फॉर्मेशन। आयंस का फॉर्मेशन मतलब हो गया कि वही रेडियस। आयनिक रेडिया को आप समझो अगेन रेडियस। तो रेडियस सेम ऑर्डर, भाई ग्रुप में बढ़ेगा पीरियड में कम होगा, सेम ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब ये देखो, यहां पर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है दी एफिनिटी, दी क्षमता, आप कितनी क्षमता लगा रहे हो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की मतलब आप नहीं लगा रहे हो, मतलब उस एटम की कितनी क्षमता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की। उस एटम की कितनी क्षमता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की, इलेक्ट्रॉन को निकालने की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसको देखो, अगर आप देखोगे डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, तो ये है मेरे पास, ये पहला इलेक्ट्रॉन नीचे वाला, अगला उसमें शेल्स बढ़ जाएंगे, ये दूसरा होगा। ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में ग्रुप में बात कर रहा हूँ। ये ऊपर वाला एलिमेंट है, उसके नीचे जस्ट ला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन की निकालने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो किस में ज्यादा होगी? किस में मतलब ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन किसको पकड़ के रखा हुआ ज्यादा? मतलब इसमें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, क्योंकि आराम से आप खींच लोगे, भाई इलेक्ट्रॉन आराम से आप खींच लोगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें कम हो गई। इसमें ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि ये नहीं खींचने देगा, ऐसे रोक के रखेगा। इलेक्ट्रॉन की इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एफिनिटी मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो ये नहीं जाने देगा इसको कहीं भी। तो यहाँ पर एक सेकंड, अरे ये क्या हो गया? एक सेकंड, 2 मिनट देना। एक तो सारा हट गया, मैं देखता हूँ अगर आता है तो। 2 मिनट रुको बस, अभी करता हूँ उससे सही। ओके,
ओके ओके ओके, लिखना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, अभी लिख लेता हूँ मैं। वैलेंसी मैंने क्या बताई थी आपको? वैलेंसी मैंने बताई थी ग्रुप में, ग्रुप में सेम होती है, एंड पीरियड्स में सर पहले 1 से लेके 4 तक बढ़ती है, देन डिक्रीजेस टू 0। और एटॉमिक रेडियस मैंने बता दिया था इंक्रीज कैसे होता है, और एटॉमिक रेडियस यहाँ पर कैसे डिक्रीज होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग किसके साथ ज्यादा अच्छी है, समझो, इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग किसके साथ ज्यादा अच्छी है, उसकी एफिनिटी ज्यादा अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी या यहाँ पर अच्छी होगी, न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग? तो सर यहाँ पे ज्यादा अच्छी होगी, कम सेल्स है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, क्योंकि आप आराम से निकाल लोगे इलेक्ट्रॉन को लास्ट सेल में, तो लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब वही है, तो फिर यहाँ पे ज्यादा है, तो इसलिए मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है, डिक्रीज होती है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे सर, यहाँ पे तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो शेल्स बढ़ रहे हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बॉन्डिंग तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हाँ, तो वही बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हमेशा इंक्रीज होती है इन पीरियड्स। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है अच्छी बॉन्डिंग, आयनाइजेशन एनर्जी को समझो, आयनाइजेशन एनर्जी को समझो कि हमें इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचना है, हमें इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचना है। तो अब ये बताओ मेरे को, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचना है, ठीक है, ये है मूविंग डाउन द ग्रुप के बारे में पहले बात कर रहे हैं, ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ मेरे को, आप कौन सा इलेक्ट्रॉन आराम से खींच पाओगे? सर मैं ये वाला खींच पाऊंगा, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग थोड़ी कम होगी इसके साथ, ठीक है, तो मैं ये इसको आराम से उठा के बाहर पकड़ सकता हूँ। यहाँ तो सर ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, इसको मैं खींच नहीं पाऊंगा, तो मतलब यहाँ पे मेरे को आयनाइजेशन एनर्जी कितनी लगानी पड़ेगी? कम। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी लगानी पड़ेगी सर मेरे को? दम कितनी लगानी पड़ेगी? कम, लेस। थोड़ी दम कम लगानी पड़ेगी ना, और यहाँ पे दम कितनी लगानी पड़ेगी सर? ज्यादा। तो मूविंग डाउन द ग्रुप आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आपकी पावर कम होती जाएगी, मतलब आपको कम आसानी से आप खींच सकते हो ना, एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। और वेरेस आप अगर पीरियड्स में जाओगे तो अगेन बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ना शेल्स बढ़ रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो आपको बहुत दम लगानी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्यों बढ़ती रही है और यहाँ पे क्यों कम हो रही है, ठीक है। अब एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसी का भी सेम एग्जांपल, इसी को मान लो भाई, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर है तो आप आराम से खींच सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। वेर एज अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के ऊपर बढ़ती चली जा रही है, इसलिए इंक्रीजेस, ठीक है, कोई डाउट? ओके। अब एक वर्ड और आता है इसमें, अलग से इसमें लिखा नहीं है, मेटलिक कैरेक्टर। क्या बोला मैंने? मेटलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर ग्रुप में बात करेंगे एंड पीरियड में बात करेंगे। तो देखो, पहले बात तो मेटल्स होते हैं, मेटलिक कैरेक्टर मेटल्स होते हैं सर जो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं सर वो मेटल्स होते हैं। आप जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो मैं अगर ग्रुप में बात करूं, ग्रुप में बात करूं, तो मेरे को ये बताओ, ये पहला शेल, अगला ग्रुप का ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो अब ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर सकता है अपना, इससे कंपेरेटिव में, मतलब सेकंड वाला जो है फर्स्ट वाले से इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, आराम से आप खींच के बाहर निकाल सकते हो। तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा सर? इंक्रीज होगा ग्रुप में, और सब पीरियड में डिक्रीज होगा, ठीक है, यहाँ पे बढ़ता जाएगा मेटलिक कैरेक्टर ग्रुप, पीरियड में क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि आप नहीं खींच पाओगे इलेक्ट्रॉन को, नहीं निकाल पाओगे इलेक्ट्रॉन को पीरियड्स में जाते वक्त, क्योंकि वो इफेक्टिव न्यूक्लियर से वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वहीं पे अगर नॉन मेटलिक कैरेक्टर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उल्टा हो जाएगा, यहीं पे बात बस उल्टी तो करनी है हमें, डिक्रीज एंड इंक्रीज। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया, तो फिर तो दूसरा तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर तो उल्टा ही है उसका, डन, ओके। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड जय हिंद। एंड आपकी होती है यहाँ पे केमिस्ट्री फिनिश। एनसीईआरटी को पढ़ते रहना है, एनसीईआरटी रिवाइज करते रहना, ठीक है, 9 10।
पेपर आएगा, अच्छे से एक एक लाइन पढ़ना आप लोग, ठीक है। अच्छे से एक एक लाइन पढ़ना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये नहीं कि आप बस ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, जो मैंने पढ़ाया वो तो पढ़ना है, एक एक लाइन और पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और याद आ गई, मैंने आप लोगों को ऑक्टेन रेटिंग नहीं बताई थी, है ना। ऑक्टेन रेटिंग रह गई थी, तो ऑक्टेन रेटिंग लिख लो। ऑक्टेन रेटिंग कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे कम होती है हेप्टेन की, फिर बढ़ती जाती है हेक्सेन की, फिर होती है पेंटेन, फिर होती है ब्यूटेन, फिर होती है साइक्लोहेक्सेन, फिर होती है आइसो ऑक्टेन, और लास्ट में सबसे ज्यादा होती है बेंजीन की। ठीक है, इसकी बेंजीन की मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, रफली 101 के आसपास होती है, ठीक है। और हेप्टेन की सबसे मिनिमम होती है, ये याद रख लेना। ऑर्डर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सारा क्लियर हो गया। ओके बाय, अच्छे से पढ़ो, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। जय हिंद।